कुछ दिनों पहले इसरो के चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली मून पर लैंडिंग की। उनका प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर कई सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं, कई सारे एलिमेंट्स खोज रहे हैं और कई सारी इंफॉर्मेशन हमें भेज रहे हैं। इसरो के इस सक्सेस की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया बधाइयां भेज रही है, कुछ लोग जल भी रहे हैं। मगर इसरो क्या कर रही है? उनका सेलिब्रेशन एक दो दिन में ही खत्म हो चुका था। वो आने वाले प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका अगला लेजेंडरी मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो भी चुका है। आने वाले कुछ ही महीनों में काफी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स इसरो लॉन्च करने वाला है, जो कि बहुत बड़ी डिस्कवरीज पूरे वर्ल्ड के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे। तो आज की वीडियो में चले जानते हैं कि इसरो के अगले अमेजिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून पर लैंड किया, जिसमें से निकला प्रज्ञान रोवर, जिसकी 15 दिन की मिशन लाइफ है और वो चांद पर कई सारी चीजों की स्टडी करेगा, कई सारे नए एलिमेंट्स की खोज करेगा, वहां पर वाटर की खोज करेगा, आयरन एल्यूमिनियम ढूंढेगा, जिससे आने वाले फ्यूचर मिशंस में ह्यूमंस का चांद पर एक बेस बनाना, एक सेटलमेंट बनाना इजी हो जाए। बट 15 दिन के बाद जहां पर प्रज्ञान रोवर अभी लैंड किया है, वहां पर रात हो जाएगी और उस पर सनलाइट गिरना बंद हो जाएगी, जिससे वहां का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर है नहीं और सनलाइट के बिना प्रज्ञान रोवर चार्ज नहीं हो पाएगा, उसे बैटरी नहीं मिल पाएगी और उसकी मिशन लाइफ एंड हो जाएगी। 15 दिन के बाद पता चलेगा कि प्रज्ञान रोवर ने क्या क्या अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं। कई सारी डिस्कवरीज तो हमें पता भी चली है, न्यूज में भी आई है। और इस बार का इसरो का ये मिशन काफी यूनिक है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की भलाई के लिए नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, पूरे वर्ल्ड को कई सारी चीजें डिस्कवर करके ये मिशन देगा, जिससे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर ह्यूमंस को चांद पर भेजना पूरे वर्ल्ड के लिए इजी हो जाएगा। और पैरेलली इसरो ऐसे ही सीरीज ऑफ मिशंस प्लान कर रहा है, जिससे ह्यूमैनिटी का बहुत भला होने वाला है। और इसी कड़ी में सबसे पहला मिशन जो इसरो ने लॉन्च कर भी दिया है, वो है आदित्य L1। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो सन की तरफ भेजा जाएगा सोलर रेडिएशन और सोलर एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए। ये अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर एक ऑर्बिट में एस्टैब्लिश होगा, जो कि अर्थ और मून के डिस्टेंस का 4 गुना है। यानी आदित्य L1 चंद्रयान 3 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डीप स्पेस यानी कि ऐसा स्पेस जो मून की ऑर्बिट से बाहर है, वहां इंडिया का ये दूसरा मिशन होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन के बाद। इस मिशन में एक बहुत ही यूनिक स्पेस फिजिक्स का फिनोमेना यूज किया जा रहा है। आदित्य L1 में आदित्य का मतलब तो है सूर्य, मगर L1 का मतलब क्या है? L1 डिनोट करता है एक लैग्रांज पॉइंट को। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किन्हीं भी दो बॉडीज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के कारण बनते हैं। फॉर एग्जांपल सन और अर्थ जो दो ग्रेविटेशनल बॉडीज हैं, उनके ग्रेविटेशनल वेव्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि कुछ 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाते हैं, और वहां पर अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी या वहां पर अगर पार्क करेगी तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस आउट हो गए। इनको स्पेसक्राफ्ट की दुनिया में पार्किंग स्पॉट्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे स्पॉट्स जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाकर आराम से पार्क हो सकता है, खड़े रह सकता है, वो भी मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन के साथ। अभी जो लैग्रांज पॉइंट्स हैं जहां पर एक इक्विलिब्रियम बन जाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, वो भी एक डमी प्लैनेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट के अराउंड भी एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर सकता है और एक ऑर्बिट में बांधा जा सकता है। और लैग्रांज पॉइंट्स की इन्हीं स्पेशलिटीज के कारण सारी स्पेस एजेंसीज इनसे अट्रैक्टेड रहती हैं। इन पॉइंट्स में जो L1 पॉइंट है, जो सन और अर्थ के बीच में है, अगर उस पॉइंट के अराउंड कोई सैटेलाइट एस्टेब्लिश कर दिया जाए एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, तो उसे वहां से सन का एकदम अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा हमेशा, और वो कंटिन्यूसली सन को स्टडी कर पाएगा। इसी तरह जो L2 पॉइंट है, जो अर्थ और सन के बियॉन्ड है, वहां से डीप स्पेस का एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। और इस L2 लैग्रांज पॉइंट पर ही सबसे फेमस नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप प्लांटेड है, जो डीप स्पेस की बहुत दूर की गैलेक्सीज की फोटोज ले लेकर अर्थ पर भेजता रहता है। आदित्य L1 मिशन में एक सैटेलाइट भेजा जाएगा इस लैग्रांज पॉइंट L1 पर, और इसके अराउंड एक ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करके रिवॉल्व किया जाएगा। ये L1 पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करते हुए सन की स्टडी करेगा, सोलर फिनोमिना की स्टडी करेगा। तो देखते हैं आदित्य L1 से क्या नई इंफॉर्मेशन सन के बारे में निकल कर आती है। फिलहाल डिस्कस करते हैं इसरो के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की, जो की है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट इंडिया का पहला पोलैरिमेट्रिक स्टडी करने वाला सैटेलाइट होगा, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये बहुत दूर की गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स से आने वाली एक्सरेज को स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा और कई सारी फाइंडिंग्स उनके बारे में करेगा। इन सैटेलाइट से साइंटिस्ट को बहुत सारी मिस्टीरियस एक्सरेज और बहुत सारी अदर रेडियो एक्टिव रेज के बारे में कुछ आंसर्स मिलने की उम्मीद है। अब जनरली जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व किए जाते हैं, वो किसी नेशन के यूज के लिए होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए होते हैं, या फिर अर्थ की स्टडी करने के लिए होते हैं। मगर ये वन ऑफ अ काइंड सैटेलाइट है, जो कि बाहर की स्पेस की स्टडी करेगा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए। और इसरो का ये अगला स्टेप है ह्यूमैनिटी की तरफ रिसर्च करने के लिए।
इसरो का तीसरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये प्रोजेक्ट जॉइंटली नासा और इसरो मिलकर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा अर्थ के अराउंड, जो 12 दिन में पूरे अर्थ की मैपिंग करेगा और वहां के वेजिटेशन प्लांटेशन की स्टडी करेगा। अर्थ के इकोसिस्टम में प्रेजेंट चेंजेस, सी लेवल में राइज एक्सेट्रा की स्टडी करके कुछ डेटा देगा जो हमें अर्थ को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जनवरी 2024 में यह श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का चौथा अपकमिंग प्रोजेक्ट है स्पैडेक्स और ये काफी बड़ा स्टेप होने वाला है इंडिया के पांव आउटर स्पेस में जमाने के लिए। स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का पर्पस है अर्थ के ऑर्बिट में एक ऐसे सिस्टम को एस्टेब्लिश करना जिसमें डॉकिंग कैपेबिलिटीज हो इंडिया के फ्यूचर मिशंस के लिए, यानी कि फ्यूचर में इंडिया का कोई स्पेसक्राफ्ट उड़े तो वो इस स्टेशन पर डॉक कर सके, रुक सके। बेसिकली इंडिया को स्पेस में एक पार्किंग स्पॉट बनाना है जहां पर हमारे स्पेसक्राफ्ट जाएं, स्पेस में रुकें, कुछ स्टडीज करें और वापस लौटकर आ जाएं। और ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए बहुत काम की चीज है। एंड दैट ब्रिंग्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ इसरो, जो कि है गगनयान प्रोजेक्ट। वर्ल्ड में सबसे पहले एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे वो थे यूरी गैगरिन, 1961 में रशिया के द्वारा भेजे गए थे। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा इंडिया की तरफ से स्पेस में भेजे गए थे एक रशियन सोयूज रॉकेट में। आज की डेट में नासा के लिए ह्यूमंस को स्पेस में भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रेगुलरली स्पेस में ह्यूमंस को भेजते रहते हैं। इनफैक्ट वहां की प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स भी ह्यूमंस को स्पेस में भेजती रहती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा कुछ ना कुछ एस्ट्रोनॉट्स तैनात रहते हैं। बट इंडिया ने खुद की टेक्नोलॉजीज को यूज करके इंडिजिनियसली किसी भी ह्यूमन को आज तक स्पेस में नहीं भेजा है, जो कि हम जल्दी ही अचीव करने वाले हैं। और रशिया, यूएसए और चाइना के बाद में ऐसे चौथे नेशन बन जाएंगे फिर से जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अक्टूबर 2023 में इस मिशन के ट्रायल्स स्टार्ट होंगे और अगले स्टेप में व्योम मित्र नाम की एक फीमेल रोबोट जो इसरो ने बनाई है उसको स्पेस में भेजा जाएगा। ये रोबोट स्पेस में जाकर ह्यूमन एक्शंस को मिमिक करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि ह्यूमंस पर स्पेस के एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट आता है। और इन दो फेजेस के बाद में 2024 में पॉसिबल है कि गगनयान प्रोजेक्ट में 1 से 3 के बीच में एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया की तरफ से स्पेस में भेजा जाए। इस मिशन में एक मैन्ड स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट में 400 किलोमीटर दूर रिवॉल्व किया जाएगा और 3 दिन का यह मिशन होगा। मिशन खत्म होने के बाद में इंडियन सी वाटर्स में ये स्पेसक्राफ्ट फिर से आकर लैंड करेगा। अब जो लोग चंद्रयान 3 पर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, पहले गरीबी हटाओ, अपने बेसिक इश्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद चंद्रयान 3 जैसी चीजों पर खर्चा करो, स्पेस में हमें खर्चा करने की क्या जरूरत है, इन लोगों को थोड़ा अधूरा ज्ञान है। वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी एक ऐसा वेपन है जो कि बनाने में पैसा तो लगता है मगर एक बार अगर सक्सेसफुली आपने बना लिया तो कमा कर बहुत देता है। इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स बन गए हैं जो फॉरेन स्पेस एजेंसीज को, कंपनीज को सर्विसेज देने लगे। चलिए उन स्टार्टअप्स की बात अगर समझ में ना आए तो इसरो को ही ले लीजिए। इसरो ने अगर अपनी सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया है तो दूसरे देश और फॉरेन कंपनीज भी इसरो के पास अपने सैटेलाइट्स लेकर आती हैं लॉन्च करवाने के लिए और इससे इसरो की कमाई होती है। लेट अस सपोज इसरो ने पैसा खर्च करके ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की भी काबिलियत हासिल कर ली तो नासा, स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज इंडिया के पास में आएंगी क्योंकि हम ये काम सस्ते में करके देंगे उन्हें। उनके एस्ट्रोनॉट्स को हम सस्ते में स्पेस में भेजेंगे। कई मिलियनियर्स तो ऐसे हैं जो पैसा देकर स्पेस में बस घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पेस रिलेटेड कोई भी बड़ी डिस्कवरी, कोई भी बड़ा अचीवमेंट अगर इंडिया करती है तो वो फालतू नहीं है और उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया एक लीप फॉरवर्ड ले रहा है टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में। इसरो ने 1962 में एस्टैब्लिश होने के बाद में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत सारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स करके वो यहाँ तक पहुंचा है। इसरो की पूरी जर्नी देखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, मगर उससे पहले इसरो के लिए कुछ तारीफें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।